नमस्कार, मैं बालकृष्ण मुले एक बार फिर हाजिर हूँ शहर के गलियारों में चल रही ताजा तरीन चर्चाओं के साथ। आइए सबसे पहले बात करते हैं कांग्रेस के पथ संचलन की। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के स्वयं सेवकों के किए का विरोध दर्ज कराने के लिए राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रदेश पदाधिकारियों के साथ साथ लोकल लीडरों ने संघ के ही अनुशासन का सहारा लिया। खालसा स्टेडियम से राजवाड़ा तक निकाले गए शांति मार्च के दौरान कांग्रेस के कार्यकर्ता और नेता आरएसएस की तरह ही अनुशासित नजर आए। ये देख शहर के बाशिंदे भी हैरान रह गए। हर राहगीर कांग्रेस कार्यकर्ताओं का ये रूप देख ठिठक कर खड़ा हो गया। 5000 से अधिक कार्यकर्ता 4-4 की पंक्ति में सड़क पर ऐसे उतरे कि न तो यातायात जाम हुआ, न ही कोई अराजकता का माहौल बना। लोग कह उठे, मान गए बाबा, क्या अनुशासन दिया है आपने पार्टी को, बस इसी तरह बढ़े चलो, यही सही मौका भी है। आरएसएस और बीजेपी के खिलाफ कांग्रेस अब उसी की शैली अपनाकर विरोध दर्ज करा रही है। पिछले सप्ताह हुई घटनाओं को लेकर कांग्रेस ने शांति मार्च निकालने की घोषणा की तो आम जन चौंके। कांग्रेस और अनुशासन क्या बात कर रहे हैं, लेकिन समय आया और विधायक अश्विन जोशी ने वो कर दिखाया जो अभी तक कोई नहीं कर पाया। कांग्रेस ने जब से संघ से दो हाथ करने का मन बनाया है, तभी से वो एक ही बात याद रख रही है, वो बात है अनुशासन। इससे पहले शहर कांग्रेस ने संघ के किए का विरोध करने के लिए बैठक आयोजित की तो उसे भी बेहद अनुशासित रखा गया। इसके बाद विधायक अश्विन जोशी संजय शुक्ला द्वारा आयोजित कार्यकर्ता सम्मेलन में पहुंचे तो उन्होंने दरी पर बैठकर अनुशासित होने का परिचय दिया। और जब कांग्रेस ने संघ के खिलाफ अपनी आवाज बुलंद करने के लिए शांति मार्च निकाला तो लोग कतारबद्ध कांग्रेस कार्यकर्ताओं को देखकर आश्चर्यचकित हो गए। खालसा स्टेडियम से 4-4 की कतार में निकले कांग्रेसियों में सबसे पहला जत्था सेवा दल के कार्यकर्ताओं का था। सेवा दल के बाद महिला कार्यकर्ताओं का जत्था बेहद अनुशासित होकर चल रहा था। महिला कांग्रेस के बाद सामान्य कार्यकर्ता 4-4 की पंक्ति में ऐसे चल रहे थे मानो इन्हें भी शाखा का खासा अनुभव हो। छुटपुट अव्यवस्थाओं को नजरअंदाज कर दें तो कांग्रेस ने एक बार इतिहास रच डाला। राजवाड़ा से लेकर खालसा स्टेडियम तक एक जैसा माहौल था। शांति मार्च का एक सिरा राजवाड़ा पहुंच गया था तो अंतिम सिरा खालसा स्टेडियम पर ही था। ऐसा नहीं है कि वे कांग्रेस के इस अनुशासित शांति मार्च को पुलिस यानी खाकी ने सहयोग नहीं किया। पुलिस ने भी शांति मार्च के लिए सारे रास्ते उसी तर्ज पर खाली छोड़ रखे थे जैसे कि वो संघ के पथ संचलन के दौरान छोड़ते आई है। इस बार कांग्रेस नेताओं को बड़े नेताओं के पीछे चलते या घेरा बनाते नहीं देखा गया जो अब तक बनाया करते थे। विधायक अश्विन जोशी से लेकर हर नेता शुरुआत से लेकर अंत तक बस एक ही मिसाल पेश करते दिखाई दिए जिसे हम अनुशासन कहते हैं। छा गए जोशी साहब, बस लगे रहो, सुधार डालो सबको, काम आपके ही आएंगे। कांग्रेस के मोटा भाई यानी पंकज संघवी इन दिनों अपने सुपुत्र के विवाह समारोह की तैयारी में जुटे हुए हैं। जैसे हर पिता की ख्वाहिश होती है, वो सारी ख्वाहिशें मोटा भाई की भी है, लेकिन उनकी कुछ ख्वाहिशों पर अभी से ग्रहण लगता दिखाई दे रहा है। वजह साफ है, 18, 19 और 20 जनवरी को होने वाला कांग्रेस का चिंतन शिविर। इसी चिंतन शिविर ने पंकज संघवी को भी चिंता में डाल दिया है। हालांकि संघवी फिलहाल नाउम्मीद नहीं है। शहर में जगह जगह शामियाने सजने को है, खुशियों से भरा माहौल बनेगा और पूरे सप्ताह भर संघवी परिवार में शहनाई गूंजेगी। इस भव्य विवाह समारोह की तैयारियां अब अंतिम दौर में हैं। कांग्रेस के मोटा भाई यानी पंकज संघवी के सुपुत्र के विवाह समारोह का मुख्य आयोजन 20 जनवरी को होगा। संघवी ने इस आयोजन में देश भर से अनेक विशिष्ट जनों को आमंत्रण कार्ड भी भेज दिए हैं। अब मोटा भाई चाहते हैं कि किसी भी हाल में कम से कम वो आला नेता विवाह समारोह में शिरकत कर जाएं, जिनसे उन्हें कुछ उम्मीद है। लेकिन पंकज संघवी की इस ख्वाहिश पर अभी तो ग्रहण लगता दिखाई दे रहा है। जिस तरह से प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष कांतिलाल भूरिया के सुपुत्र संदीप के विवाह समारोह के दौरान एफडीआई और उस पर चली बहस और संसद में मतदान ने पूरा आयोजन प्रभावित कर दिया था, कमोबेश उसी तरह संघवी के घर होने वाली शादी के वक्त भी कांग्रेस पार्टी का चिंतन शिविर जयपुर में चलेगा। कांग्रेस का चिंतन शिविर 18 से 20 जनवरी तक चलेगा। इस शिविर में वो सारे नेता रहेंगे जिन्हें विवाह समारोह में शिरकत करना है। 3 दिन तक चलने वाले चिंतन शिविर के कारण बड़े नेताओं की उपस्थिति नहीं के बराबर रह सकती है।
अब ऐसे में संघवी की कोशिश यह है कि जैसे ही 20 जनवरी के दोपहर बाद शिविर का समापन हो, वैसे ही निजी विमान की सेवाएं लेकर कांग्रेस के सारे उन मुख्य लीडरों को जयपुर से इंदौर लाने के लिए राजी किया जाए, जिनकी उपस्थिति संघवी पुत्र के विवाह समारोह में अत्यंत आवश्यक है। हालांकि ये इतना आसान नहीं है। अब ये कोशिश केंद्रीय संसदीय मंत्री कमलनाथ के माध्यम से की जा सकती है। कमलनाथ ही ऐसे नेता हैं जो अपने निजी विमान से सभी नेताओं को एक साथ इंदौर ला सकते हैं। यदि संघवी की ये योजना सफल रही तो विवाह समारोह में नेता चांद सितारों की तरह ही रौनक बिखेरेंगे। वरना पंकज तो रहेंगे, लेकिन बड़े नेता नहीं पहुंच पाए तो सारे किए धरे पर पानी फिर जाएगा। बीजेपी में कान फूंकू नेताओं की कोई कमी नहीं है। अब चर्चा उन दो कान फूंकने वाले नेताओं की हो रही है जिन्होंने मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान और नरेंद्र सिंह तोमर के कान तो फूंक दिए, लेकिन दोनों ही नेताओं ने कान फूंकने वाले इन नेताओं को भाव तो दिया नहीं, बल्कि कन्नी जरूर कर दी। अब पार्टी के गलियारों में इन दोनों कान फूंकू नेताओं को सलाह दी जा रही है, कुछ काम दूसरों को भी करने दिया करो, वरना तीसरी आंख सब देखती है और झूठ भी कभी नहीं बोलती। बीजेपी के बड़े नेता अपनी ही पार्टी के कान फूंक नेताओं से परेशान हैं। बीजेपी में यूं भी कान फूंकने वाले यानी कान में बोलने वाले नेताओं की कोई कमी नहीं है। रविवार को मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान इंदौर आए और विधायक जनता द्वार कार्यक्रम में शामिल होने के लिए दलाल बाग चले गए। यहाँ मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने सत्यनारायण सत्तन की रखी सभी मांगों को तथास्तु कहते हुए स्वीकृति दे डाली, लेकिन ये बात विधायक सुदर्शन गुप्ता नहीं समझ पाए। मुख्यमंत्री भाषण देते रहे। जब विधायक गुप्ता ने ये देखा कि ये क्या, मुखिया जी तो सरकारी अस्पताल बनाने को लेकर कुछ कहने को तैयार ही नहीं हो रहे हैं, तो उन्होंने तत्काल मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के कान फूंक दिए। मुख्यमंत्री के कानों में जैसे ही गुप्ता ने ये कहा कि अस्पताल की घोषणा करो, तो मुखिया बोल उठे, सत्तन जी जरा समझाओ सुदर्शन गुप्ता को, मैं तो पहले ही कह चुका हूँ, चलो एक बार फिर कह देता हूँ, अस्पताल के लिए इस बार बजट में प्रावधान किया जाएगा। ये सुनकर लोग समझ गए कि कान फूंकना, वो भी बगैर सोचे समझे, आपकी समझ पर प्रश्न खड़े कर सकता है। ये तो बात हुई गुप्ता की। अब बात करते हैं दूसरे कानफूंकू नेता की। दूसरे कानफूंकू नेता बने शंकर लालवानी। लालवानी ने अपनी आदत के मुताबिक बीजेपी दफ्तर के बाहर आयोजित स्वागत सत्कार समारोह में पधारे नरेंद्र सिंह तोमर के कान फूंके। लालवानी की प्रबल इच्छा थी कि मंचासीन सारे नेता हाथों में हाथ डालकर एकता का परिचय दे। इसके लिए सबने हाथ भी उठाए, लेकिन लालवानी के कान फूंकने के बाद भी तोमर है कि टस से मस ही नहीं हुए। लालवानी भी कहां मानने वाले थे। उन्होंने यही बात फिर दूसरे नेताजी के कान में फूंक दी। फिर उस नेताजी ने इस बात को अपने तरीके से कही और तोमर हाथ में हाथ डालकर छाया चित्र खिंचवाने को राजी हो गए। दोनों ही कानफूंकू नेताओं की करनी और कथनी की चर्चा अब पार्टी के गलियारों में हो रही है। खास बात तो ये है कि पार्टी में इस काम के लिए एक ही नाम काफी है और वो नाम है पार्टी के संभागीय प्रवक्ता आलोक दुबे का। आलोक ही ऐसे मीडिया प्रभारी हैं जिन्हें हर नेता के कान फूंकने का अधिकार मिला हुआ है। ये काम लालवानी और गुप्ता दुबे को बोलकर करवाते तो शायद गच्चा नहीं खाते। शहर के सकरे गलियारों को सबसे ज्यादा सुकून देने वाली कोई खबर है तो वो ये है कि अब अवैध कॉलोनियां वैध होगी। हालांकि मुख्यमंत्री की घोषणा पर अभी भी पीड़ित रहे लोगों को एतबार नहीं हो रहा है, लेकिन मुख्यमंत्री की जुबान से निकली इस घोषणा के बाद अवैध कॉलोनियों में घर बनाकर गुजर बसर करने वाले परिवार राहत में नजर आ रहे हैं। दरअसल खास बात तो यह है कि 20 सालों में नियमितीकरण के नाम पर केवल 20 कॉलोनियां ही वैध हो पाई है, जबकि पूरे जिले में अवैध कॉलोनियों की संख्या का आंकड़ा 619 है। 2013 यानी परिवर्तन का साल। इस साल में वो सारे पेंडिंग काम होंगे जिनसे आम इंसान के जीवन में भी परिवर्तन आएगा। प्रदेश के मुखिया शिवराज सिंह चौहान ने समय पर यानी मकर संक्रांति के एक दिन पहले सीधे 100 का टोल मारते हुए ये घोषणा कर दी है कि प्रदेश भर की अवैध कॉलोनियों को वैध किया जाएगा। मुख्यमंत्री की इस घोषणा को समाज के अंतिम व्यक्ति ने सराहा है। सालों से हैरान परेशान लोगों को सीधे मुख्यमंत्री ने राहत पहुंचा दी है। दरअसल प्रदेश भर में जितनी भी अवैध कॉलोनियां हैं, उनमें बेहद गरीब परिवार निवास करते हैं। अवैध कॉलोनी का तमगा इनकी रातों की नींद हराम किए रहता है। उन्हें इस बात का एहसास है कि उनसे बड़ी भारी गलती हो गई है,
लेकिन वो इस गलती का पश्चाताप भी नहीं कर सकते। अवैध कॉलोनियों में घर बनाकर अपने जीवन भर की कमाई लगाने वाले परिवारों को अब तक सरकारी अफसरों से भी झिड़कियां ही सुनने को मिलती थी। अब जबकि पहली बार मुख्यमंत्री ने अवैध कॉलोनियों के गरीबों का दर्द समझा है, तो गरीब परिवार उनके कहे की सराहना करते हुए नहीं थक रहे हैं। मुख्यमंत्री ने ये घोषणा करके अब की बार सीधे दरिद्र नारायण का आशीर्वाद लेने की कोशिश की है। हालांकि मुख्यमंत्री को अपनी इस घोषणा को अमली जामा पहनाने के लिए कई नियमों का पोस्टमार्टम भी करना पड़ेगा। अब तक केवल इंदौर शहर की 419 में से 20 सालों में 20 कॉलोनियां नियमितीकरण के नाम पर वैध हुई हैं। 399 कॉलोनियां अभी भी अवैध से वैध होने के लिए कतार में हैं। इसके अलावा ग्रामीण इलाकों में ही 200 कॉलोनियां अवैध तरीके से काट दी गई हैं, जिनका भी नियमितीकरण किया जाना है। अब सरकार नियमों में परिवर्तन करेगी और फिर गरीबों को असल राहत मिलेगी। अब देखना ये होगा कि जो काम 2 दशक में नहीं हो सका, वो अब शिवराज मात्र 6 माह में कैसे कर पाते हैं, और कर पाते भी हैं या नहीं। और अंत में बात करते हैं इंदौर नगर निगम की। बीजेपी इंदौर नगर निगम में 1 नहीं 2 नहीं 3 नहीं पूरे 13 साल से काबिज है, लेकिन मेयर कृष्ण मुरारी मोघे है कि महज अपनी परिषद यानी खुद के कार्यकाल के 3 साल पूरे होने पर जश्न मनाने की तैयारी में ऊपर नीचे हो रहे हैं। पार्टी चाहे तो 2013 की शुरुआत में ही 13वें साल का जश्न मना सकती है। आखिर जिन्होंने 10 साल निगम पर राज किया वो भी तो बीजेपी के ही मेयर थे, और आप भी उन्हीं के किए कामों के बदले मेयर बने हैं, तो क्या देख रहे हैं। मनाओ 13 साल जश्न और मचा दो बड़ों के सामने धूम। इंदौर नगर निगम के मेयर कृष्ण मुरारी मोघे इन दिनों अपनी परिषद की 3 साल पूरे होने पर 20 जनवरी को जश्न मनाने की तैयारियों में जुटे हुए हैं। इसके लिए महीने भर पहले से विशिष्ट जनों को बुलावा भी भेजा जा रहा है। अब तक मेयर साहब को मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के अलावा पार्टी के पूर्व अध्यक्ष राजनाथ सिंह की सहमति भी मिल चुकी है। मेयर साहब 3 सालाना जश्न की ज्यादातर जिम्मेदारी अफसरों के माथे कर चुके हैं। 3 सालाना जश्न की तैयारियों में बीजेपी पार्षदों को कोई खास जिम्मेदारी नहीं बांटी गई है। दरअसल निगम में मेयर साहब ने 3 साल का कार्यकाल पूरा किया है, जबकि इंदौर नगर निगम में बीजेपी ने 13 साल पूरे किए हैं। जब से ये बात कुछ समझदारों को याद आई है, तब से ये चर्चा चल पड़ी है कि निगम में जश्न 30 सालाना नहीं होकर सीधे 13 साल का मनाना चाहिए। निगम में वर्ष 2000 में कैलाश विजयवर्गीय ने मेयर बनकर ऐसा खाता खोला कि फिर पार्टी ने 13 साल में कभी पीछे मुड़कर देखा ही नहीं। कैलाश विजयवर्गीय मेयर के बाद मंत्री बनकर प्रदेश की राजनीति में सक्रिय हो गए, तो उनकी जगह डॉक्टर उमाशंकर शर्मा को अपना उत्तराधिकारी बनाकर चले गए। डॉक्टर शर्मा ने भी 5 साल काम किया, और जब तीसरी बार कृष्ण मुरारी मोघे को मौका मिला तो उन्होंने भी 3 साल का कार्यकाल पूरा कर लिया है। ऐसे में कुल मिलाकर बीजेपी ने निगम में 13 साल का कार्यकाल पूरा किया है, जबकि मेयर साहब यानी मोघे जी केवल 3 सालाना कार्यकाल का जश्न मना रहे हैं। अब देखिए कितना विशेष सहयोग बीजेपी की झोली में है। बीजेपी चाहती तो बड़ा मन रखकर वर्ष 2013 में निगम में बीजेपी परिषद के 13वें साल का जश्न मनाती, आने वाले साल में 14वां और 2015 में 15वां साला जश्न मनाती। जनता में एक संदेश आता और पार्टी भी मान जाती कि क्या बात है, 3 मार्च से निगम पर बीजेपी का ही कब्जा है। बड़े नेता कह बैठते, पलटा ही नहीं लग रहा है। मतलब पार्टी के पार्षद और मेयर विकास कार्य कर रही हैं, लेकिन 3 साला जश्न से ऐसा कहीं नहीं लग रहा है कि पार्टी निगम में 13 साल पूरे करने जा रही है, क्योंकि संदेशा तो 3 सालाना कार्यकाल पूरा करने का भेजा जा रहा है। क्या सोच रहे हो मेयर साहब? बड़ा दिल रखो और अपने 3 साल के साथ साथ कैलाश जी और उमा जी के कार्यकाल को जोड़ लो। महान तो आप ही कहलाओगे। जय श्री राम। डीजी न्यूज के खास कार्यक्रम गलियारों से को आप यूट्यूब पर भी देख सकते हैं। गलियारों से के आज के अंक में फिलहाल इतना ही। ताजा खबरों के लिए आप देखते रहिए डीजी न्यूज।